हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मी सरफेसेस। ओके, सो वी कंसीडर इन फिगर 5 द एनालिसिस। ओके, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। वी कंसीडर इन फिगर 5 द एनालिसिस ऑफ फॉर ए स्क्वायर लेटिस। हम एक स्क्वायर लेटिस लेंगे। सो लेट मी शो यू द फिगर 5 फर्स्ट। ये रहा फिगर 5 है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम आप देख लीजिए। ये कैसे बना है वो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, है ना। द इक्वेशन of the zone boundaries is given by this condition which is Bragg diffraction conditions। क्योंकि जोन बाउंड्री कहाँ पे होती है? जहाँ पे ब्रैग प्लेन होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। And is satisfied if k terminates on the plane normal to the g at the midpoint of g। मतलब g के जो हम g ड्रॉ करेंगे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और उससे जो एरिया में मिलेगा वो हमारा ब्रिलुअन जोन होगा। ये कैसे करना है दैट विल डू अभी। द फर्स्ट ब्रिलुअन जोन ऑफ द स्क्वायर लेटिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ g1 and of the three reciprocal lattice vectors equivalent by symmetry to G1 in figure 5a. These four reciprocal lattice vectors are plus minus 2 pi by a kx cap and plus minus 2 pi by a ky cap। ये पैराग्राफ पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल हमने ले रखा है। ठीक है, 3D में भी हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू चूज अ पॉइंट। एक एटम को चूज कर लो। मैंने ब्लू कलर का डॉट लगा के उसे चूज कर लिया है। सबसे पहले उस पॉइंट को, उस लेटिस पॉइंट को उसके नियरेस्ट नाइबर, सबसे नियरेस्ट लेटिस पॉइंट से हमें मिलाना है। सो एज यू कैन सी सबसे पास में जो इसके नियरेस्ट नाइबर है वो पॉइंट ये वाला है और ये जो डिस्टेंस है उस वेक्टर को नाम दिया गया है g1 वेक्टर। अब यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ मैंने अभी रीड आउट किया था उसमें ये था कि जो g1 वेक्टर है उसी तरह के, उसी के इक्विवेलेंट 3 और वेक्टर बनेंगे स्क्वायर लेटिस में। सो 3 और वेक्टर कौन से होंगे वो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे इससे नियरेस्ट नाइबर एक इधर जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। सो एक ये भी g1 के इक्विवेलेंट होगा, एक इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, ये भी g1 के इक्विवेलेंट होगा। करेक्ट। और एक नीचे की तरफ आ जाएगा, ये भी g1 के इक्विवेलेंट होगा। सो एज यू कैन सी जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है उसके चारों तरफ सबसे नजदीक जो लेटेस्ट पॉइंट थे, नियरेस्ट नाइबर जिनको बोलते हैं, हमने उन पॉइंट्स को मिला दिया। सबसे पहले हमने ये किया। इसके बाद हमें उस पैराग्राफ में ये कहा गया था कि हमें फर्स्ट ब्रिलुअन जोन बनाने के लिए ये 4 रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स जो है इनके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी ओरिजिनल लाइन को इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहिए। सो मैं रेड कलर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूँ इन चारों ब्लू कलर की लाइंस पे। तो देखो मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना दिया, राइट। ये ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है और एक में इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूँ। वाई परपेंडिकुलर? क्योंकि देखो ये 90 बना रहा है, ये यहाँ पे भी 90 बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जो इक्वल हाफ में कर रहा है और एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो 4 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है इनसे जो एरिया एनक्लोज हुआ है विच इज दिस वन, ये एरिया होगा फर्स्ट ब्रिलुअन जोन, जो कि राइट साइड की पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सेंटर वाला एक लेटिस पॉइंट है और 1 लिखा हुआ है और ये पूरा जो है ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन। ओके, और ये जो 4 लाइंस हमें मिली है इसके लिए हमें जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हमने 4 लिए हैं, ऑब्वियसली आपने 4 लाइन से बनाया है, 1 2 3 एंड 4, राइट। हमारे पास 4 लाइंस मिली है। सो यहाँ पर यही चीज कही गई है। अब आप देखिए और जो, हाँ, ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है ये कहाँ फुलफिल होगी, ये बाउंड्री पे। सो फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री कहाँ है, ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है। सो दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन्स। बेसिकली ये क्रिस्टल के प्लेन होते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल, ये ब्रिलुअन जोन की बाउंड्रीज भी होती है। तो ये जो 4 लाइंस है ये फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री है। शायद अब उसको वापस पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो, द फर्स्ट ब्रिलुअन जोन ऑफ द स्क्वायर लेटिस इज द एरिया एनक्लोज्ड, एरिया था एनक्लोज्ड बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ G1।
जीवन वाला जो वेक्टर था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने लिया था, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर विच आर इक्विवेलेंट टू जीवन। तो जीवन हमारा ड्रॉ किया हुआ था, उसी के 3 इक्विवेलेंट हमने ड्रॉ कर लिए, फिर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए, उनसे जो एरिया एनक्लोज हुआ हमारा वो फर्स्ट ब्रिडून जोन बन गया। अच्छा, ये जो 4 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आए हैं इस कंडीशन में, उनके वेक्टर जो है वो ये कैसे आए, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। छोटा सा डेरिवेशन, एक छोटा सा डेरिवेशन देखना। ओके, ये जी की वैल्यू कैसे आएगी। सो हमारे पास ब्रेक कंडीशन क्या थी, वी हैड 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ब्रेक डिफ्रेक्शन कंडीशन थी, बीएससी की बुक में मिल जाएगी। सपोज हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल में जो ए बी सी वेक्टर होंगे, तो मैग्नीट्यूड ए होगा बट डायरेक्शन मान लीजिए आई कैप है, और जो बी वेक्टर होगा, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसका मैग्नीट्यूड साइड लेंथ उसकी भी ए होगी, लेकिन डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है मान लीजिए, और सी वेक्टर हमारा ए होगा, बट ये के केप डायरेक्शन में होगी। तो ये जो 3 वेक्टर हमने बनाए हैं, ये तीनों वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट लैटिस के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट लैटिस के होते हैं। रेसिप्रोकल जो होता है वो इसका उल्टा होता है। सो डायरेक्ट लैटिस जो होता है उसके 3 वेक्टर होते हैं। जब हम डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस में जाते हैं, ओके, जब हम डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस में जाते हैं तो ये वेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के जो वेक्टर्स आएंगे उनका फॉर्मूला क्या होगा। सपोज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमारे पास ए, कैपिटल ए में करते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, तो उनके फॉर्मूले जो है ये आपको बीएससी की बुक में मिल जाएंगे, या कहीं भी गूगल पे डालोगे फॉर्मूला फॉर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स तो आपको मिल जाएगा। ये ए वेक्टर का होगा बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। मैं इसका फॉर्मूला पहले बी का भी लिख देती हूँ। सिमिलरली जो बी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी 2 पाई सी क्रॉस ए, नीचे का जो होगा वो सेम ही रहेगा बी क्रॉस सी, और सिमिलरली आप सी वेक्टर का भी बना लेना, ऑर्डर चेंज होगा सिर्फ, है ना। 2 पाई यहाँ पे बी क्रॉस सी आ गया, यहाँ सी क्रॉस ए आ जाएगा, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। ये फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। अगर हम 2 डायमेंशन में ले रहे हैं, स्क्वायर लैटिस में ले रहे हैं, तो हम सिर्फ ये 2 ही फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास में देखो, इसको फाइंड आउट करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 पाई रखेंगे। अब देखो यहाँ पर बी वेक्टर जो है और सी वेक्टर जो है वो हमने अभी अभी डायरेक्ट लैटिस में लिखे हैं, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। सो ए स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड है वो तो बाहर आ जाएगा, और हमारे पास मिल जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप डिवाइडेड बाय, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, सो ए क्यूब मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, मैं एक सॉल्व कर रही हूँ, दूसरा आप खुद सॉल्व कर लेना। जे क्रॉस आई कैप कितना होता है, आई कैप होता है, और जे क्रॉस के कितना होता है, आई कैप, और यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, और ए स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो इससे हमें मिल जाएगा 2 पाई बाय ए आई कैप। करेक्ट। सिमिलरली जब बी कैप निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 2 पाई बाय ए जे कैप। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। करेक्ट। अब हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है उसे लिखा जाता है, दो इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए दो इंटीजर n1 n2। सो n1 और हमारा a वेक्टर प्लस n2 और हमारा b वेक्टर, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स है। सो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ए, और यहाँ आ जाएगा हमारा n1। आई कैप की जगह मान लीजिए आप, कई बार आपको आई कैप और जे ये n1 n2 जे कैप मिलेगा, कई बार आपको ये इस तरह से, क्योंकि के स्पेस में होता है, रेसिप्रोकल स्पेस में होता है, सो उसमें हमें n1 और आई कैप की जगह kx, ये यूनिट वेक्टर ही होता है ना, और ये n2 और यहाँ पे ky और ये यूनिट वेक्टर, कई बार ये भी देखने को मिलता है। एनीवेज आप जी वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो जी वेक्टर हमारे पास है, और हमारे पास जो के वेक्टर लेना पड़ेगा, के वेक्टर जो मान लीजिए 2 डायमेंशन में हम कर रहे हैं, सो उसका एक्स कंपोनेंट के एक्स हो जाएगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में, अगर अपन इसको कंसीडर करते हैं तो इसको कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आई कैप लेना पड़ेगा, और यहाँ पे के वाई जे कैप लेना पड़ेगा, और अगर ये वाला फॉर्मूला लेते हो तो के एक्स यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा के वाई यूनिट वेक्टर। एनीवेज कोई सा भी ले लेना आप। तो अब कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, के डॉट जी
प्लस जी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करते हैं, जी भी है हमारे पास, के भी है हमारे पास। तो सबसे पहले ट्वाइस ऑफ के डॉट जी, के डॉट जी का मतलब है कि ये एक्स कंपोनेंट इस एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और ये वाई कंपोनेंट इस वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे 2 पाई/a, ओके, देन वी विल हैव एन के एक्स प्लस n1 kx प्लस n2 ky, ये तो k डॉट जी हो गया, ठीक है। प्लस का जी स्क्वायर करना है, जी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। और ये ब्रेक कंडीशन में ये वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है बाउंड्री पे, तो इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। जीरो के इक्वल करके सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास मिल जाएगा n1 kx प्लस n2 ky इज इक्वल्स टू -पाई/a एंड यहाँ पे आ जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन होता है, सेकंड ब्रिलुएंट जोन होता है और थर्ड ब्रिलुएंट जोन होता है, वो होते हैं n1 n2 के अलग अलग वैल्यूज रखते हैं अपन, ये इंटीजर्स होते हैं और इनके इंटीजर्स अपन मिनिमम से मैक्सिमम तक कॉम्बिनेशन रखते हैं। इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हर कॉम्बिनेशन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन n1 की वैल्यू जो है वो +-1 रखते हैं और n2 0 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जी, जी हमारे पास में क्या था, जी हमारे पास में था n1 kx कैप प्लस n2 ky कैप, जी हमारे पास यही था ना। लेट मी शो यू, 2 पाई/a भी साथ में था, सॉरी, 2 पाई/a। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सो हमें क्या मिल जाएगा, +-2 पाई/a एंड के एक्स कैप, ये मिल जाएगा जी, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन रखते हैं, अगर n1 जो है वो 0 हो जाए और n2 जो है वो +-1 हो जाए, देन g विल बी 2 पाई/a और यहाँ पे 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो, और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +- एंड ky यूनिट वेक्टर। सो वी विल हैव g इज इक्वल्स टू +-2 पाई/a एंड ky कैप। ये हमारे पास जो आता है वो फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन के लिए ये जो जी की वैल्यू है ये मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे लिखी हुई देखो, करेक्ट, ये रही, ये अभी अभी अपन निकाली है ना जी की ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन की हो गई, ठीक है। सेकेंड जोन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम G2, अब ये कह रहे एंड द थ्री इक्विवेलेंट टू इट बाय सिमेट्री एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड जोन। अब हम सेकेंड ब्रिलुएंट जोन बनाएंगे, तो सेकेंड ब्रिलुएंट जोन देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, हम सेकेंड ब्रिलुएंट जोन ये कह रहा है कि G2 से बनेगा, यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला तो पता चल ही गया आपको, फर्स्ट वाले के बाद में उसके बाद में आता है सेकेंड ब्रिलुएंट जोन। सो इस बार हमें वेक्टर कौन सा लेना है, आपको आपने सबसे पास वाला आइटम लिया, सबसे पास वाला आइटम जो था जब हम उसको मिला रहे थे तो वी वर गेटिंग G1। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर आएगा, सबसे पहले नियरेस्ट नाइबर आ गया वो G1 डिस्टेंस पे था, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, अब अगला कौन सा नजदीकी एटम होगा, तो वो कितनी डिस्टेंस पे है, G2 पे है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो G2 मिल गया। अब ये कह रहा है कि सिमिलरली G2 के इक्विवेलेंट 3 और वेक्टर बनेंगे, उतनी ही डिस्टेंस पे एटम्स होंगे। सो एक पीछे की तरफ यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी G2 के इक्विवेलेंट होगा, एक हमारे पास ये मिल जाएगा और एक हमारे पास इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। सो ये 4 हो गए। अब इनके ऊपर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको इस पे देखो परपेंडिकुलर बना दिया ये 90 डिग्री, इस पे परपेंडिकुलर बना दिया ये 90 डिग्री, इस पे परपेंडिकुलर बना दिया ये 90 डिग्री और इस पे परपेंडिकुलर बना दिया ये 90 डिग्री। अब ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये सेकंड ब्रिलुएंट जोन होगा, लेकिन हमने देखा था जब हम लीनियर लैटिस पढ़ रहे थे इस तरह से, तो हमारे पास में यहाँ पर -पाई/a और यहाँ पर पाई/a था, उन दोनों के बीच में आ रहा था फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन, और सेकंड ब्रिलुएंट जोन जो था वो इधर वाला हिस्सा जो फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन के बाद में शुरू होता है और थर्ड से पहले होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा ही। इसका मतलब ये है कि इस ब्लू कलर के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उसमें से आपको फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन को पहले माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लू कलर वाला स्क्वायर हमें मिला है, सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप देखिए बिल्कुल ये लाइन जो है वो तो यहाँ बनी हुई है, करेक्ट, और ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पे बना हुआ है,
ओके, और ये वाली जो लाइन यहाँ पे है ये यहाँ पे बनी हुई है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सेकेंड ब्रिलुअन जोन हो गया। अब इसमें से रेड कलर वाले पार्ट को हटा दो, क्योंकि रेड कलर वाला पार्ट क्या था, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन था। तो रिमेनिंग कौन कौन सा बचा आपके पास, उसको ब्लू कलर से शेड कर देते हैं। तो सेकेंड ब्रिलुअन जोन आपके पास ये वाला पार्ट होगा, और आपके पास ये वाला पार्ट होगा, और आपके पास ये वाला पार्ट होगा, और आपके पास ये वाला पार्ट होगा। सो बेसिकली जो सेकंड वाला ब्रिलुअन जोन होता है वो कौन कौन सा होता है, वो सेकंड ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री और फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री दोनों के बीच का रीजन होता है। तो ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ये सेकंड ब्रिलुअन जोन है। अगर मैं इसको डायग्राम यहाँ से इरेज करती हूँ तो आप देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ है 2222, यानी कि वो सेकंड ब्रिलुअन जोन की बात हो रही है, और फर्स्ट। अब हम थर्ड वाला बनाएंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें और आगे चलना पड़ेगा। अब हम और आगे चलना पड़ेगा, तो इस बार अपन क्या करेंगे, हम सबसे पास में चले गए G1 पे और G2 पे। तो अब नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, मतलब अब और नजदीक, अब इससे तो दूर जाना पड़ेगा। तो इससे दूर यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो G3, G3 यहाँ पे बनाया हुआ है, करेक्ट। और इसी के इक्विवेलेंट बनाना है, तो इसी के इक्विवेलेंट आपको इधर जाना पड़ेगा, 2 एटम आगे जाना पड़ेगा, और नीचे भी आपको 2 एटम आगे जाना पड़ेगा, और इधर भी आपके 2 एटम आगे जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ध्यान रखना है ना। ये बना दिया हमने। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बार यहाँ पे ऊपर वाले वेक्टर पे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको मैं पूरा लंबा बना रही हूँ, इसका रीजन है, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास में ये आ जाएगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो रेड कलर का स्क्वायर बना है बीच में, ये पूरा का पूरा स्क्वायर जो है थर्ड ब्रिलुअन जोन होना चाहिए। लेकिन राइट साइड की पिक्चर में अगर अपन ध्यान से देखें तो थर्ड ब्रिलुअन जोन जो है उसमें एक वर्टिकल रेक्टेंगल का पार्ट आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का पार्ट आ रहा है, यानी कि स्क्वायर नहीं बन रहा है पूरा। अब उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे मैं एक थर्ड कलर ले रही हूँ, और वो थर्ड कलर में ग्रीन कलर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले इसके अंदर, इसी के अंदर मैं फर्स्ट ब्रिलुअन जोन बनाती हूँ। फर्स्ट ब्रिलुअन जोन हमारे पास में क्या था, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन हमारे पास में मिल रहा था यहाँ पे, इसका इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसी लाइन को, ग्रीन कलर की लाइन को आगे खींच रही हूँ मैं। ग्रीन कलर की लाइंस वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है जो फर्स्ट ब्रिलुअन जोन बना रहे थे, क्योंकि वो 2 एटम के बीच में है। ये इधर आएगा, और एक आपके पास इधर आएगा, और एक आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट ब्रिलुअन जोन बना रही हूँ, उसको मैं पूरा ग्रीन कलर से शेड कर देती हूँ एक बार, ताकि मुझे पता रहे कि फर्स्ट ब्रिलुअन जोन कौन सा था। ये फर्स्ट ब्रिलुअन जोन था हमारा, ताकि ये तो एलिमिनेट हो जाए। ओके, उसके बाद हमारे पास था सेकेंड ब्रिलुअन जोन। सेकेंड ब्रिलुअन जोन को हम सपोज करो ब्लैक से बना देते हैं। सेकेंड ब्रिलुअन जोन था हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। ये सेकेंड ब्रिलुअन जोन था। सेकेंड ब्रिलुअन जोन को मैं ब्लैक कलर से शेड कर देती हूँ, ताकि सेकेंड ब्रिलुअन जोन भी हमारा क्लियर हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, मतलब क्योंकि सेकेंड ब्रिलुअन जोन से के बाद में थर्ड ब्रिलुअन जोन स्टार्ट होगा। ये सेकेंड ब्रिलुअन जोन था। अब जब हम थर्ड की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि थर्ड ब्रिलुअन जोन जो होगा वो सेकेंड ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री जहां पे खत्म हो रही है प्लेन की, वहां से शुरू होगा, और जब तक आगे चलता रहेगा, कब तक, जब तक आगे कोई बाउंड्री बीच में नहीं आती है। तो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर विच आई डोंट हैव हियर। सो आई विल टेक दिस येलो कलर प्रोबेबली। मैं ये ले लेती हूँ। व्हाइट कलर कैसा रहेगा, व्हाइट भी ठीक ही, हाँ व्हाइट ठीक है, चलो देखो। अब हम क्या लेते हैं, अब हम थर्ड ब्लूअन जोन लेते हैं। थर्ड ब्लूअन जोन के लिए सबसे पहले सेकंड की बाउंड्री पे आओ। सेकंड की बाउंड्री ब्लैक कलर की 4 लाइंस है, फर्स्ट को छोड़ दो अभी एक बार के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे शुरू हो रहा है,
ये इस तरह से व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है इट इज थर्ड ब्लू जोन। लेकिन अगर मैं इसको आगे तक लेके जाऊं तो देखो रेड कलर की लाइन आ गई ऊपर, लेफ्ट साइड में जाओ तो ग्रीन लाइन आ रही है, और वो ग्रीन लाइन क्या है, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री है। आपके पास जो भी व्हाइट कलर का रीजन फैला हुआ होगा वो रीजन वहीं तक हो सकता है जिसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं हो। तो जहां तक ये नहीं फैलेगा, व्हाइट इज नॉट अ गुड चॉइस आई गेस, सो आई विल टेक दिस ऑरेंज कलर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ये देखो, ये रीजन थर्ड वाला होगा। वाई? क्योंकि इसमें बाउंड्री कौन सी है, देखो इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन बाउंड्री है, और वो ग्रीन बाउंड्री जो है वो फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की आ रही है। तो एक तरह से क्रिस्टल प्लेन आ रहा है बीच में, उसको आपने ऊपर और नीचे अगर पूरा मिला दिया, क्योंकि वो प्लेन पूरे क्रिस्टल में फैला हुआ होता है। अगर वो प्लेन पूरे क्रिस्टल में फैला हुआ होता है तो नो मैटर आपका एरिया फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में बीच में आ गया है, लेकिन उसकी जो बाउंड्री है वो ऊपर और नीचे तक जा सकती है। सो ये जो ऑरेंज कलर का रीजन है, इसमें जहां जहां तक मैंने ऑरेंज कलर किया है तो एटलीस्ट बीच में कोई लाइन नहीं आ रही है। ऊपर रेड कलर की लाइन है, वो किसकी बाउंड्री बता रही है, थर्ड ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री है। लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर की लाइन है, वो फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री बता रही है। और एक ब्लैक कलर की लाइन है जो कि सेकंड ब्रिलुअन जोन की बता रही है। सिमिलरली इधर आपके पास ये रीजन देखो, ये रीजन खाली पड़ा है क्योंकि ये तीन तरह के क्रिस्टल प्लेन से बना हुआ है। ऊपर रेड है, राइट साइड में ग्रीन है, और जो हाइपोटेनियस है बीच में वो ब्लैक कलर से है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये भी तीन तरह की बाउंड्री से बना हुआ है। बाउंड्री हमेशा इन लाइंस की होगी, जो लाइंस यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही है, रेड कलर की लाइंस दिख रही है, ये जो सारी लाइंस है दीज आर द बाउंड्रीज एक्चुअली, ये क्रिस्टल प्लेन्स हैं बेसिकली, करेक्ट। और इधर हमारे पास थर्ड ब्रिलुअन जोन आ जाएगा, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक तो यहाँ बनेगा, और अब देखो और कहाँ हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये भी देखो रेड ब्लैक और ग्रीन से बना हुआ है, और ये भी रेड ब्लैक और ग्रीन से बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक जो है वो सेकेंड ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री है, और रेड जो है वो आपके थर्ड ब्रिलुअन जोन की बाउंड्री है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो भी देखो रेड ग्रीन उससे है, और यहाँ पर भी आपके पास ये हो जाएगा। अब कौन सा पोर्शन है जो इंक्लूड हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, वो मैं बता देती हूँ आपको। अब यहाँ से कलर मैं लेती हूँ थोड़ा सा, विच कलर शुड आई टेक, मैं कलर में बड़ा कंफ्यूज होती हूँ। चलो ये मजेंटा कलर ले लेते हैं। देखो हमने ये वाला एरिया नहीं लिया, ये जहां पर मैंने अभी एक पिंक कलर बनाया है, ये पिंक कलर वाला एरिया हमने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये आगे वाले जोन में इंक्लूड होगा, ये इससे आगे वाले जोन में इंक्लूड होगा। सो थर्ड वाला जो है वो आपके पास ऑरेंज कलर का है, और वो आपके पास दिख रहा है। और डायग्राम में राइट साइड में देखिए एक बार, 3 3 3 3 जहां पर लिखे हुए हैं वो आपके थर्ड ब्रिलुअन जोन है। सो आई होप आपको ब्रिलुअन जोन जो है वो समझ में आ चुके हैं, एंड ये डायग्राम आपको बनाना है। अब फर्मी सरफेस की बात हम कर रहे थे कि फर्मी सरफेस कैसे बनाना है। सो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मैंने बता दिया था स्फेरिकल शेप का होता है, उसका प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर मैंने पूरा डेरिवेशन करके बताया था कि E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m होता है। के स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में जो टर्म आ रहा है वो कांस्टेंट एनर्जी का टर्म होगा, और एक स्फेरिकल शेप बन जाएगा, और वो स्फेरिकल सरफेस उसका फर्मी सरफेस होगा। सो ब्रिलुअन जोन ऑफ अ स्क्वायर लेटिस इन 2 डायमेंशन हमने फिगर 6 में देख लिया। द सर्कल शोन इन द सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया है, ये हमने 2 डायमेंशन के अंदर बनाया है, और आपके पास सारा जो है यहाँ पे फर्स्ट ब्रिलुअन जोन भी बनाया हुआ है, सेकंड ब्रिलुअन जोन भी बनाया हुआ है, थर्ड भी बनाया हुआ है। इसमें बीच में हमने एक सर्कल बनाया है, जो सर्कल जो है ये, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे थे इसलिए सर्कल, अगर ये 3D में होता तो ये स्फेयर होता। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का फर्मी सरफेस है, ठीक है। इट विल बी द फर्मी सरफेस फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, द टोटल एरिया ऑफ फिल्ड रीजन यानी शेडेड पार्ट इन के स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, क्योंकि फर्मी सरफेस क्या बताता है, फील्ड ऑर्बिटल्स को अनफिल्ड ऑर्बिटल से अलग करता है, इसलिए आपके पास इसके अंदर का सारा पार्ट भरा हुआ होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ द शेप ऑफ द फर्मी सरफेस डिपेंड्स ऑन द लेटेस्ट, ये सब काम का नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रिलुअन जोन को रिड्यूस्ड स्कीम में बनाएं तो रिड्यूस्ड स्कीम में कैसे बनाएंगे, फर्स्ट जोन जो है वो तो मिनिमम जैसा था वैसा ही रहता है, तो फर्स्ट जोन आपका एज इट इज ऐसा ही बना हुआ था, करेक्ट, उस वाली पिक्चर में। सेकंड जो ब्रिलुअन जोन है, सेकंड ब्रिलुअन जोन को क्या करेंगे आप राइट हैंड साइड वाली पिक्चर देखिए। अब आप एक काम कीजिए कि जो ये वाला ट्राइंगल है,
है ना, ये वाला ट्राइंगल है, इसको फोल्ड करके लेफ्ट साइड में फोल्ड करके लेके आ जाइए। तो ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल जब फोल्ड होके आएगा तो फोल्ड होके ये इधर आ जाएगा। मतलब जिस तरह से चपाती या पराठा अपन फोल्ड करते हैं या कोई पेपर फोल्ड करते हैं, तो आपने क्या किया, राइट साइड में ट्राइंगल बनाया था, उसको फोल्ड किया। जैसे ही वो फोल्ड किया आपने, ये फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में आ गया। और ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, इसको भी फोल्ड करो तो ये भी क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा फर्स्ट ब्रिलुअन जोन के। और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको भी हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसको राइट साइड में लेके आ जाओ। सो ये भी हमारा यहाँ ट्राइंगल बन जाएगा। और नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसको फोल्ड करके ऊपर ले जाओ। सो सेकेंड ब्रिलुअन जोन जो है, जब उसको फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में बनाएंगे रिड्यूस स्कीम में, सो वो आपका इस तरह से बनेगा। तो अब देखते हैं क्या वो इस तरह से बन रहा है, ये देखिए। क्योंकि फर्स्ट ब्रिलुअन जोन के बाहर के जितने, एक्चुअली ये बाहर पार्ट था, ये वाला पार्ट बाहर था। सेकेंड ब्रिलुअन जोन का ये वाला पार्ट बाहर था, ये वाला पार्ट बाहर था और ये वाला पार्ट बाहर था। इसको फोल्ड करके इधर ले आए, 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 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की हेल्प से। तो ये हमारे पास रिड्यूस जोन स्कीम में सेकेंड जोन बन रहा है। ठीक है, 2a इधर था, पहले ये था 2a, उसको फोल्ड करके लेके आ गए। ये 2d था और ये 2c था और ये 2b था, चारों नाम दे दिए। अब इसी तरह से थर्ड वाले को फोल्ड करके लाना है फर्स्ट जोन में। तो देखो थर्ड वाले को फर्स्ट जोन में लाना है फोल्ड करके। तो थर्ड वाले को फोल्ड करके फर्स्ट जोन में, तो ये जो है जब इसको फोल्ड करके लाएंगे तो पहले पूरा रेक्टेंगल आएगा, उसमें से सेकंड वाले को हटा देना है। तो पूरा रेक्टेंगल पहले तो लेके आ जाओ। मतलब ये वाला जो पूरा रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल को पहले फोल्ड करके नीचे लेके आ जाओ, तो रेक्टेंगल बन गया। अब उसमें से सेकंड वाला पोर्शन को अवॉइड कर दो। सेकंड वाला पोर्शन जो है, इतना पार्ट हट जाएगा, इतना पार्ट आपका जो है वो हट जाएगा, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसी तरह से इतना पार्ट अलग आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने थर्ड को फोल्ड किया है, फोल्ड करके फर्स्ट में लेके आ गए, तो आप कर लेना। ये देखो थर्ड को फोल्ड करके अपन फर्स्ट में लेके आ गए और हमारे पास ये 3a और 3b इस तरह से आ गया। सो दीज आर द मैपिंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ब्रिलुअन जोन इन द रिड्यूस जोन स्कीम। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का फर्मी सरफेस जो है उसको रिड्यूस जोन स्कीम में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एक साथ दिखेगा नहीं। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो तो एज इट इज आएगा, पूरा शेडेड कर दिया। लेकिन क्योंकि आपने देखा था कि जो हमारे पास में एक्चुअल हमने जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ब्रिलुअन जोन बनाए थे वो काफी शार्प एजेस वाले थे। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन का था उसमें कर्व है पूरा, हर तरफ देखो कर्व, पूरा पूरा कर्व है। तो इसका मतलब आपके पास जो जोन बने हैं उन सब में कर्व है, तो इन सबको कर्वेचर में ला दो। तो जैसे ये ट्राइंगल सेकंड में देखो, सेकंड में ये वाला ट्राइंगल है, इसको मोड़ दो, ये कर्व में आ जाएगा, करेक्ट। और इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल भी कर्व में चला जाएगा और ये वाला ट्राइंगल भी कर्व में आ जाएगा और ये वाला ट्राइंगल भी कर्व में आ जाएगा। सो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास ब्रिलुअन जोन जो है उसमें शार्प एजेस ना रह के कर्वेचर आ जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल फर्मी सरफेस है वो स्फेरिकल शेप का है। इसी तरह से थर्ड के अंदर भी सारे जो है, सारी लाइनों को कर्व में कर दो, सारी लाइंस को कर्व में कर दो। तो ये ट्राइंगल है तो ये इस तरह से कर्व में आ जाएगा, ये इस तरह से कर्व में आ जाएगा, ये इस तरह से कर्व में आ जाएगा, ये इस तरह से कर्व में आ जाएगा। और इसमें से सेकंड को एलिमिनेट कर दो, तो जितना पार्ट आपने सेकंड वाला किया उसको एलिमिनेट कर दोगे तो ये थर्ड वाला ब्रिलुअन जोन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया। एंड आई थिंक एग्जाम में इतना लिखने के लिए काफी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्री सरफेस। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत मुझे तो लगती नहीं है। ये एक्स्ट्रा सब कुछ नहीं करना है हमें, ये भी नहीं करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मी सरफेस।